एसएसपी सिंह, हम आपसे सवालों की शुरुआत करेंगे। किस तरीके से जो माहौल बनाया गया देश में एक सांप्रदायिकता का, ये इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या इसका कनेक्शन आने वाले चुनावों से हो सकता है? सर अनम्यूट कर लें आप। ठीक है नमस्कार। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विषय है, धार्मिक नहीं। मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ना कि रिलीजियस। तो यदि कोई भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे, निश्चित रूप से उस दल का कुछ न कुछ निहित स्वार्थ तो होगा। आपने देखा है कि जब दंगे फसाद होते हैं तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसको लाभ मिलता है। आप 1984 को देखें, अगर सिखों के खिलाफ जिस प्रकार से जेनोसाइड हुआ, अब देखिए कि किसको लाभ मिला। गुजरात में जो दंगे हुए थे, अब देखिए कि किसको लाभ मिला। तो सामान्यतः सांप्रदायिक दंगे कराए जाते हैं, होते नहीं हैं। धर्म के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार होते हैं, वो पर्व त्योहार तो लोग अपनी खुशियों के लिए मनाते हैं, लेकिन जब आप यह जानते हुए भी उन क्षेत्रों में आप प्रोसेशन, धार्मिक प्रोसेशन लेके जाते हैं जो क्षेत्र दूसरे धर्मावलंबी का है, और वहां जाकर के आप उत्तेजक, है ना, आजकल जानते हैं डीजे और तमाम तरह की उत्तेजक जो है बातें करते हैं, तो आप तो साफ साफ है कि उस क्षेत्र में वहां की जो शांति है उसको भंग करना चाहते हैं। तो शांति भंग करना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से उसका उद्देश्य राजनीतिक होगा, क्योंकि सामान्यतः विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में इस प्रकार के सांप्रदायिक मतभेद पैदा करना, विद्वेष पैदा करना, दंगे कराना, इसके पीछे तो कोई पॉलिटिकल रीजन तो होगा। तो बिना ये, मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं कि एवरी रिलीजियस जो राइट्स हैं, सांप्रदायिक और कम्युनल दंगे, वो धार्मिक नहीं है, वो राजनीतिक हैं। आप चाहे किसी भी दंगे का इतिहास जान लीजिए और कैसे वो दंगा हुआ और किन किन शक्तियों का उसमें हाथ था और किन शक्तियों को राजनीतिक लाभ मिला। सभी जानते हैं कि रामनवमी के समय पहले से घोषित था कि रामनवमी के समय जो है कुछ ऐसे प्रोसेशन निकाले जाएंगे, और वो प्रोसेशन ऐसे क्षेत्रों में जाएंगे जहां निश्चित रूप से दंगा फसाद होने के चांसेस हैं, सांप्रदायिक विद्वेष होने के चांसेस हैं। मैंने तो देखा कि दिल्ली में भी जहां जहांगीरपुरी या कुछ क्षेत्रों में उस प्रकार के प्रोसेशन की मनाही थी पुलिस के द्वारा, फिर भी उन्होंने वहां पे प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन रामनवमी का निकाला। क्यों? आप क्यों नहीं मानेंगे? राज्य, अगर पुलिस आपको मना कर रही है तो आप पुलिस की आज्ञा का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? ये बहुत साफ है, ये पॉलिटिकल इशू है। और इसीलिए अब रही बात कि जिन पार्टियों का इतिहास ही सांप्रदायिक है, जिन पार्टियों का इतिहास ही समाज के, खास करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति करके राजनीतिक लाभ लेना है, ये तो बहुत साफ है कि रामनवमी के समय इस प्रकार का प्रदर्शन क्यों हुआ। आप जानते हैं कि रोजा का भी समय है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा प्रयास, निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश थी। और रही बात, भाई निरुद्देश्य तो ये नहीं हुआ होगा, उसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो मैं ये बहुत साफ शब्दों में ये मानता हूं कि जिस प्रकार से कई राज्यों में इलेक्शन होना है और आगे चल करके 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और पार्टी के पास सकारात्मक कुछ भी नहीं है जहां वो जनता को प्रसन्न करके उनका विश्वास मत जीत सके या उनका मैंडेट ले सके। तो क्या करेंगे? हमेशा से उनका इतिहास रहा है कि हिंदू मुसलमान कराना, ये तो उनके आजादी के पूर्व से उनका इतिहास देख लीजिए। अब रही बात कि देखिए, सांप्रदायिक ताकतें हर धर्म में है, लेकिन लोहिया कहा करते थे कि जो बहुमत की सांप्रदायिकता होती है वो बहुत खतरनाक होती है। निश्चित रूप से अगर बहुमत सांप्रदायिक हो जाए तो वो किसको नुकसान ज्यादा करेगा? वो तो अल्पसंख्यकों को करेगा, तो उनकी संख्या कम है। उनकी संख्या कम है तो उनको उनके जान माल और उनके संपत्ति और तमाम चीजों की सुरक्षा जो है वो नहीं हो पाएगी। और अगर स्टेट उसमें रोल प्ले करे, स्टेट की भूमिका जो है, आई मीन किसी एक समूह के प्रति एक प्रकार से संरक्षण देने का काम करे,
समर्थन देने का काम करे। आप देख लीजिए ना कि बहुत सारे मामलों में पुलिस की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती है जो हेट स्पीच और तमाम तरह की स्पीच दे रहे हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, यहां तक कि राज्य को नपुंसक कहा है कि ऐसी स्थिति में राज्य तो नपुंसक है जो हेट स्पीच को बढ़ावा दे रही है। तो ये तय है कि ये पॉलिटिकल इशू है। एनी कम्युनल राइट्स जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, उसके पीछे पॉलिटिकल उद्देश्य होते हैं और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी इसी योजना के तहत पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भी कोशिश करेगी और उसका राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश करेगी। देखिए एक बात तो तय है, धर्म जो है वो आत्मशुद्धि का एक प्रयास है। सभी धर्मों में वो आत्मशुद्धि करें, सभी धर्मों में एक दूसरे का सम्मान करें। गांधी जी सर्वधर्म समभाव प्रार्थना रोज किया करते थे और आप जानते हैं कि एक सभा में, उसी सर्वधर्म समभाव की एक सभा में गांधी की हत्या कर दी गई। किसने हत्या की, उनका उद्देश्य क्या था और बाद में किस प्रकार से जो है पूरे देश में गांधी के प्रति जो एक नफरत फैलाया गया और अल्पसंख्यकों के खिलाफ। तो ये तो तय है कि सांप्रदायिक हिंसा के पीछे राजनीतिक कारण है और निसंदेह उसमें भारतीय जनता पार्टी और जो ऐसी पार्टियां जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये सब किया जा रहा है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आगे, यानी निकट भविष्य में जो राज्यों के चुनाव है 5 राज्यों में और आगे चल करके जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें वो इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे या सांप्रदायिक मतभेद या इस तरह के विद्वेष का जो है वो तेजी से, बहुत तेजी से योजनाबद्ध तरीके से और स्टेट की सहायता से पुलिस का पार्टीजन रोल रहेगा। तमाम जो एजेंसियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी एक पार्टीजन भूमिका रहेगी। और ये तो मैं देख रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अब देखिए रामनवमी के दिन जो है, चलिए कॉलेज तो बंद था, कॉलेज पता चला कि कॉलेजेज में उसके पहले एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तमाम वहां पे यज्ञ हो रहा है। अब जरा दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेज में ये हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और अगर भगा दीजिए तो फिर उसके बाद कहीं और जाकर के नारे लगाने। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कॉलेज में भी देखा है और दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रायोजित है, ये तैयार किया गया है युवाओं को इस प्रकार के नफरती है ना नारे लगाने के लिए भी, और जय श्री राम के नारे लगाना, भारत माता की बात करना और ये कॉलेज में यज्ञ कराना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है और पुलिस किस प्रकार से मूक दर्शक बनी रहती है। और यदि ऐसा लगे कि पुलिस कुछ दूसरे समूह के द्वारा अगर प्रयास किया गया अपने बचाव में, तो उसके खिलाफ पुलिस का त्वरित एक्शन होता है, तुरंत उसके खिलाफ एक्शन होता है। तो बहुत साफ है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। प्रोफेसर शशि, मैं आपसे एक अब समअप करने के लिए मेरे 1-2 प्रश्न जो मन में थे, जो इससे हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबको समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज यह है कि जो जैसा एजी सिंह साहब ने कहा कि राहुल गांधी एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र से पूरी दुनिया में लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बात है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र नहीं है में दिक्कत होती है तो दुनिया के लोकतंत्र में दिक्कत होने की बात कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं। दूसरा, देख के आपको अजीब सा नहीं लगता है कि एक समिट फॉर डेमोक्रेसी होती है जो यूएसए करता है, 2021 में पहली बार हुआ, अभी 2 दिन पहले उसने 3 दिन का समिट किया। मुझे देख के हंसी आई। समिट फॉर डेमोक्रेसी यूएसए कर रहा है और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं वो कोस्टा रिका, नीदरलैंड, कोरिया और जाम्बिया हैं। और जो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी और 5000 साल पहले वेदों, हम किस जगह जी रहे हैं? हमारी डेमोक्रेसी पे आज प्रश्न चिन्ह लग रहा है, मानिए चाहे ना मानिए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के लोग कह रहे हैं वी आर वॉचिंग यू। इन्होंने इजराइल की बात कही, नेतन्याहू कह रहा है कि भाई आज की तारीख में उसको कहना पड़ रहा है कि नहीं, हमारे पास एक दूसरा जो विपक्ष है उसकी भी हमें बात सुननी चाहिए। आज उसको पहली बार अमेरिका के बाइडेन उसको फोन करके जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा अमेरिका कभी, वो तो अमेरिका का ही पाला पोसा हुआ व्यक्ति का राष्ट्र है, उसको जो डांट लग रही है। मैं ओवरऑल एक इस पे भी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जब हम सांप्रदायिकता करते हैं, ये हमारे सीधे सीधे हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रही है। भाई बाकी तो इंसानियत की बात तो है ही, लेकिन ये हमारी डेमोक्रेसी को भी कमजोर कर रही है। प्रोफेसर शशि।
धन्यवाद आनंद वर्धन भाई। पहली बात तो ये देखे कि जो जनतंत्र है वो बेस है कॉमन सिटीजनशिप पे, वो धार्मिक नागरिकता की अवधारणा में निहित नहीं है। कॉमन सिटीजनशिप यानी सभी नागरिक बराबर हैं, और इसलिए लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू वोट है, और भी बहुत सारे जो अधिकार हैं और उसकी स्वतंत्रताएं हैं, तो किसी भी आधार पर वो भेदभाव या कोई भी जो उनके बीच किसी भी आधार पर भेदभाव उस पर आधारित नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और रही बात कि जो आप जनतंत्र का जो रूप देख रहे हैं भारत में, देखिए एक तो ये है कि ये इलेक्ट्रल जो है ना, निर्वाचनीय एक प्रकार से अधिनायकवाद, ऑटोक्रेसी कह सकते हैं, डिक्टेट, यानी चुनाव तो हो रहा है लेकिन चुनाव किस आधार पर जीते जा रहे हैं? क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक मोबिलाइजेशन तैयार करके या मोबिलाइजेशन करके चुनाव जीते जा रहे हैं? तो जब तक चुनाव को आप जो है कम से कम पारदर्शी नहीं बनाएंगे, चुनाव में लोगों के साथ मतभेद या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, तो ये डेमोक्रेसी में तो चुनाव, ये तो आप कह सकते हैं कि चुनाव हम कराते हैं इसलिए हम लोकतंत्र हैं, लेकिन चुनाव ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जब आप आम नागरिकों से बात करेंगे और आम नागरिकों को उसको सुरक्षा, उसको विकास के अवसर, कानून का शासन और तमाम जो चीजें हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और ये सारी चीजें, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये नहीं है तो चुनाव कराने से जनतंत्र कैसे होगा? दूसरा, चुनाव आप कराएंगे और उसके बाद जो भी सत्ता में जीत के आए और जिस भी प्रकार से जीत के आए, फिर वो कहेगा कि ये तो जनतंत्र है, और उसके बाद उसे ये अधिकार मिल जाता है कि दूसरे समूहों के साथ खुले आम संविधान के धाराओं के प्रतिकूल उसके साथ दुर्व्यवहार करे, हत्या की बात करे। आप जानते हैं कि हेट सारी बातें देख लीजिए कि क्या क्या कहा जा रहा है और किसके खिलाफ कहा जा रहा है। तो ये कानून का शासन है कहां? और अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हो सकता है? अब रही बात कि भाई जनतंत्र में कैसे लोकतंत्र को आप मजबूत करेंगे, तो एक तो बहुत बड़ा कारण है कि आप जो भी विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जो नागरिक हैं, दे आर फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। देखिए, संविधान सिर्फ नागरिकता को स्वीकार करता है, धर्म की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन आपको सिटीजन के आधार पर वो बराबर मानता है। तो ऐसी स्थिति में नागरिक होने के नाते धर्म से ऊपर उठकर हम यदि संविधान के अधिकारों का प्रयोग करेंगे और किसी के साथ अगर उसके नागरिक स्वतंत्रताओं का या नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमें वहां आगे बढ़ करके कहना कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने से नहीं हो जाए। ये एक नया जुमला चला है। कौन कहता है कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी? मैं तो नहीं मानता। जो हम पढ़ाते हैं उसमें वैशाली के, लिच्छवी और तमाम छोटे छोटे जो हैं, वो एक रेफरेंस मिलता है, बट वो उस प्रकार का लोकतंत्र नहीं है जिस प्रकार से, ठीक है, एथेंस में भी जो जनतंत्र का जिक्र है वो 15% लोगों का जनतंत्र था जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। दासों को अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था, और जो वहां तक कि विदेशी जो आ जाते थे, अरस्तु को आप जानते हैं कि अरस्तु एथेंस का रहने वाला नहीं था, वो तो प्लेटो के एकेडमी में पढ़ने आया, फिर विद्यार्थी, फिर वहां शिक्षक बना, फिलोसोफर बना, लेकिन उसको एथेंस की नागरिकता नहीं मिली सिर्फ इसलिए कि वो एथेंस का मूल निवासी नहीं था। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये बात तय है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, जिसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ये मॉडर्न है। इसका उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप कहीं भी जबरदस्ती लोकतंत्र को ढूंढ लीजिए और दावा कर दीजिए कि साहब हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। ये एक नया जुमला चलाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश है, वही जुमला है कि हम तो विश्व गुरु हैं। अरे विश्व गुरु होने के लिए दुनिया के तमाम जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे आप वेयर डू यू स्टैंड, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप वहां स्टैंड नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे दावा करेंगे? लेकिन आप दावा करेंगे हम तो विश्व गुरु हैं। और इसीलिए अतीत, देखिए, हमेशा जो रिग्रेसिव फोर्सेस होते हैं वो अतीत को ग्लोरीफाई करेंगे, हमेशा अतीत की बात करेंगे, वो प्रगति की बात नहीं करेंगे, आगे की बात नहीं करेंगे। जबकि अतीत की बातें करने वाला वो वर्तमान को भी नष्ट करेगा और भविष्य को तो नष्ट करेगा ही। आज भारत की यही स्थिति है कि अतीत के नाम पर, और अतीत भी सेलेक्टिव, पूरा डिस्कोर्स बदल दिया गया है, नैरेटिव बदल दिया गया है। और इसीलिए
जो बातें हो रही हैं कि नागरिकों के सामने जब आप चर्चा करेंगे, युवाओं से चर्चा करेंगे, तो जो दिन भर वो मीडिया में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और तमाम वो देखता है, वो पढ़ तो रहा नहीं है, सत्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहा। जब डेली इन चीजों को हम रखते हैं और जो वो सवाल करते हैं वो वही तो जानते हैं कि आईटी सेल और तमाम सारी चीजें फैलाई जा रही हैं और वो झूठ पर आधारित है। तो आरएसएस के शाखा से लेकर के और इतने उसके अनुसांगिक संगठन खुल गए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। पूरा जो है सरकारी तंत्र का और जो इस तरह के आईसीएसएसआर, आईसीएचआर और तमाम जो ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं, वो फंडिंग दे रही है इन्हीं चीजों को प्रमोट करने के लिए। वो तमाम चीजों को प्रमोट करने के लिए ऐसे ही सेमिनार होंगे। साम वेद पर दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार होगा। अब बोलिए कि साम वेद पर सेमिनार करके, ठीक है, आप अगर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एंशिएंट इंडिया के द्वारा कुछ इस तरह का सेमिनार करते थे, बात समझ, किसी के भी द्वारा इस तरह के सेमिनार हो रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि कौन है उसमें स्पीकर। वो सारे स्पीकर संघ के वो प्रचारक और संघ के अधिकारी आते हैं। डेली ऐसा हो रहा है। शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण देने के लिए सीपीडीएचई है, वहां एक व्यक्ति को बना दिया गया है डायरेक्टर, और वो डेली संघ के प्रचारकों को बुला करके शिक्षकों के जो प्रशिक्षण के लिए जो कार्य होता है, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है, उसमें उन्हीं के द्वारा प्रवचन कराए जाते हैं। और वो क्या प्रवचन देते हैं आप सुनेंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, पूरा डिस्कोर्स बदला गया है। और उसमें जो मीडिया है, जिसको रवीश कुमार कई बार कहते हैं गोदी मीडिया, उसकी बड़ी भूमिका है। क्योंकि मीडिया, अगर देखिए, एक जमाना था कि जेफरसन से एक बार पूछा था कि आपको सरकार में और उस समय न्यूज़पेपर में आपको एक चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे। और जेफरसन का जवाब था कि मैं तो न्यूज़पेपर को चुनूंगा, सरकार को नहीं चुनूंगा। तो इसका मतलब है व्हाई आई मीन न्यूज़पेपर एंड मीडिया इज सो मच इंपॉर्टेंट। वो पब्लिक ओपिनियन बनाता है, और पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए अगर वो झूठ पर ही जनमत तैयार कर दे, झूठ पर। मोदी के पास कहने के लिए एक उपलब्धि नहीं है, एक नई उपलब्धि है, और सैकड़ों उनकी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। लगातार उसे एक ऐसे महानायक के रूप में बताया जा रहा है। कोई पूछे तो सही कि आपने किया क्या है, चीन के साथ आपने क्या किया है, चीन के साथ आपने कौन सी बहादुरी दिखाई। उनके विदेश मंत्री किस प्रकार का कह रहे हैं कि चीन हमसे आर्थिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी मजबूत है, इसलिए। तो ये देखिए, हार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर शक्तिशाली के अगेंस्ट आप युद्ध में अगर लड़ते हैं और हार जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मन में हार बैठाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ या छोटे उन देशों के खिलाफ ये बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो नैरेटिव बदला गया है, इसीलिए युवाओं में बिल्कुल झूठ पर आधारित जो बातें फैलाई गई हैं, और उससे जो प्रदूषण फैला है उनके मस्तिष्क में, वो सबसे खतरनाक स्थिति है। कोशिश हो रही है, हम लोग सब जगह क्लास में जहां तहां कोशिश करते हैं, लेकिन देख ये रहे हैं कि 2 घंटे का क्लास, लेकिन उसके बाद तो सारा वही मोबाइल और मीडिया और ये तमाम सोशल मीडिया पर वही झूठ। तो मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है। इसको काउंटर कैसे किया जाएगा, दैट्स ए बिग चैलेंज, दैट्स ए बिग क्वेश्चन। और इसीलिए आखिरकार कोई पूछे नहीं कि एनडीटीवी पर जो है अदानी ने क्यों नियंत्रण किया। उसे डर था कि अगर 2-4 इस तरह के टीवी चैनल्स बचेंगे जो उनके झूठ को फैलाने में बाधक सिद्ध होगा, तो सभी इस तरह के चैनल्स को खरीद लिए गए। आखिर अदानी को एनडीटीवी को खरीदने के लिए क्या इंटरेस्ट था? उसको ये था कि वो जनता तक कुछ मोदी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ झूठ को फैलाने से रोकने का कार्य कर रहा है, और इसीलिए उस डर से, भय से, ताकि जनता तक सत्य ना पहुंचे, और इसीलिए उसे भी खरीदा गया। और तमाम मीडिया पे नियंत्रण है। तो आप इन चीजों को समझें, और जब तक इसका कोई काउंटर जो है वो नहीं होगा, आसान नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज भी मोदी को कितना समर्थन है, आप भले बात कर लीजिए कि इतना समर्थन है उतना, लेकिन आज भी 37-38% से ज्यादा उसके पास वोट नहीं है। तो क्या हिंदुओं का जो मेजॉरिटी है, क्या हिंदू का मेजॉरिटी उनके साथ है? क्या नहीं है। हाँ, जिनको वो फैनेटिक्स बना रहे हैं वो उनके साथ है। तो मैं आज भी मानता हूं कि जो बीजेपी के खिलाफ फ्रेगमेंटेड वोट्स हैं डिफरेंट पार्टियों में, उम्मीदवारों में, आज भी वो अगर एक हो जाए तो मोदी को हराना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अरे इंदिरा के पास कितने वोट थे, इंदिरा की लोकप्रियता किस तरह की थी, मोदी को कितने राज्यों में अपनी सरकार है, दल बदल या खरीद बिक्री करके उनकी सरकार बनी है,
लेकिन इंदिरा के तो अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार थी। अब जरा कल्पना कीजिए 71 में जीत के बाद 72 में कितने राज्यों में, लेकिन इंदिरा धराशायी हो गई कि नहीं हो गई? क्यों हो गई? इसी देश की जनता ने इंदिरा गांधी को धूल चटा दिया, उसी लोकतांत्रिक चुनाव के तरीके से। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि उस जमाने में भी मैं मानता हूं कि अगर जनता पार्टी नहीं बनती, वोटों का विभाजन नहीं रुकता, जयप्रकाश नारायण ने यही कोशिश की, और वोटों का विभाजन जिस दिन आप रोकेंगे, आज भी मोदी के पास उतना व्यापक जन समर्थन नहीं है। मोदी भी हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी हारेगी, और ये जो हिंदुत्ववादी शक्तियां हैं, ये हिंदुत्ववादी शक्तियां राजनीतिक है, धार्मिक नहीं है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसको समझने की भी जरूरत है और इस पर एक्ट करने की भी जरूरत है। धन्यवाद। जी आनंदवर्धन भाई, एक बात और, बिहार में सुशील कुमार मोदी ने भी उन पर मानहानि का मुकदमा डाल दिया है। देखिए, उनको ट्रैप किया जा रहा है कि वो लीगल बैटल में आ जाएं, और लीगल बैटल में उल्टा करके जो पॉलिटिकल बैटल, दिस इज ए पॉलिटिकल बैटल, इफ यू वांट टू डिफीट मोदी यू हैव टू डिफीट देम पॉलिटिकली। तो इसीलिए उलझाने की कोशिश हो रही है, और मुझे लगता है कि इसका जवाब राजनीतिक होगा, और राजनीतिक तरीके से हम मोदी को चुनाव के माध्यम से भी परास्त कर सकते हैं। मुश्किल नहीं, आई स्टिल बिलीव इन इट। थैंक यू।